नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने और अपने परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि अपनी कामयाबी से झंडे गाड़ते हुए एक इतिहास भी रच दिया है। दरअसल कल यूपीएससी 2020 के नतीजे घोषित हुए और उसमें कुल 761 उम्मीदवार पास हुए, लेकिन भोपाल की जागृति अवस्थी ने महिला कैटेगरी में टॉप पोजीशन हासिल की और ऑल इंडिया रैंकिंग में वो दूसरे पायदान पर हैं। जागृति इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। जागृति, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। थैंक यू सर। जागृति, सबसे पहले तो मैं इस कामयाबी पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। कैसा लग रहा है, क्या फील है जब आप अटेम्प्ट कर रही थी, कोशिश कर रही थी, तैयारी कर रही थी उस वक्त में, और फिर जब नतीजे आए और आपको पता चला कि आप महिला कैटेगरी में टॉप पर हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग में सेकंड पर, क्या बदल गया? सर पूरी तरह से बदलाव आया और मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दूसरी रैंक आ जाएगी। तो बहुत बहुत खुशी है कि मैं इतना अच्छा कर पाई और मेरा परिवार बहुत खुश है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरी लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट्स में से एक है ये। ओके, लेकिन जागृति, आपने कहा कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि सेकंड रैंक आएगी, तो क्या एक्सपेक्टेशन थी? मतलब लाइक आप चाह रही थी कि ठीक है पास हो जाएं, भले मेरिट में नहीं होंगे, टॉप में नहीं होंगे, लेकिन बस आईएएस बन जाए? जी बिल्कुल, ये लग रहा था आईएएस आईपीएस कुछ तो मतलब निकल जाए। पेपर्स तो अच्छे हुए थे, तो ये था कि हाँ लिस्ट में नाम आना तो चाहिए, और पर इतना अच्छा आएगा ये उम्मीद तो मेरी नहीं थी। मैंने अपना बेस्ट दिया हर स्टेज ऑफ एग्जाम पे जो मैं दे सकती थी, और गॉड विलिंग बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इस परफॉर्मेंस की वजह क्या मानती हैं आप? इतनी अच्छी रैंकिंग के पीछे की वजह क्या क्या है? सर मैं इनको 5 बिंदुओं में समेटना चाहती हूँ। जरूर। सबसे पहला तो सिलेबस को समझ लेना। पूरा 1 महीना मैं सिर्फ सिलेबस को समझ रही थी, पुराने साल के क्वेश्चंस देख रही थी, उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बना रही थी। कंसिस्टेंसी 2 साल है, लगभग 1 साल तैयारी, 1 साल की परीक्षा। 2 साल मैंने 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई की है, शायद ही कोई दिन ऐसा छूटा हो, और एग्जाम के आसपास तो 12-14 घंटे भी हो जाते थे। बहुत प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस के बाद जो गलतियां हुई उस पर फीडबैक लिया और उसको सुधार किया, और खुद पे से कभी मेरा बिलीफ नहीं हटा। हमेशा सोचती थी मुश्किलें हैं, मैं उसको पार कर लूंगी, चाहे जैसे हो, बस करके दिखाना है। तो ये सब मेरे साथ रहे हैं जो अच्छा रिजल्ट मैं ला पाई। ओके, लेकिन जागृति, एक सबसे अहम बात मैं जो देख रहा था, आपकी जो थोड़ी बहुत डिटेल जब मैं देख रहा था, तो पिछली बार भी आपने एक अटेम्प्ट किया था। पहली बार आप प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाई थी, लेकिन दूसरी बार में टॉप कर गई आप। तो ये डिफरेंस कैसे, ये इतना बड़ा चेंज, या फिर क्या ऐसा था जो पहली बार नहीं था और अब की बार वो रहा? सर सबसे पहले तो पहली बार सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था। मैं तब जॉब में थी, मैं बीएचईएल में नौकरी करते हुए ही वो अटेम्प्ट दिया था मैंने। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं था, रिवीजन था नहीं, प्रैक्टिस नहीं की थी। दूसरे बार इसीलिए फिर जॉब छोड़ के पूरा समय लेकर के मैंने बहुत प्रैक्टिस की और पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की, लिख लिख कर पढ़ाई की। पहले सिर्फ पढ़ लेते थे और भूल जाते थे, लिख करके नोट्स बनाए, बार बार नोट्स बनाए, उन्हीं नोट्स को शॉर्ट करते गए, लास्ट में 10 पेज के 1 ही पेज बचते थे। तो इस बार मैंने पूरी फुली डेडिकेटेड तरीके से हर स्तर पे मैंने तैयारी की। जो पहली क्या बार लगता है वो जॉब छोड़ने का जो फैसला था वो सही था? अगर आप जॉब करते हुए अटेम्प्ट देती तो शायद ये रिजल्ट नहीं आता क्या? सर मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी 6 दिन हफ्ते में जॉब रहती थी और 8 से 5 का टाइम रहता था। बीएचईएल हैवी इलेक्ट्रिकल्स फैक्ट्री में मेरा इंजीनियर का जॉब था। तो मुझे ऐसा लग गया था पहले ही प्रीलिम्स में जब नहीं निकली कि मुझे बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत है और बहुत मेहनत की ज़रूरत है, वो मैं जॉब के साथ मैनेज नहीं कर पाऊंगी। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, और इसीलिए मुझे जॉब छोड़ना उस समय सही डिसीजन लगा, और आज तो सार्थक हो गया। तो खैर सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। जॉब का जिक्र किया जागृति, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक आम स्टूडेंट के तौर पर या फिर एक आम इंसान के तौर पर लोग क्या कोशिश करते हैं कि ठीक है ग्रेजुएशन कर लिया आपने, बीटेक किया, इलेक्ट्रिकल से आप इंजीनियरिंग आपने क्वालिफाई कर ली, मैनेट से आपने कंप्लीट की अपनी इंजीनियरिंग, उसके बाद आपको भेल में नौकरी मिल गई। अब तो ऐसा लगता है आमतौर पर तो रूटीन लाइफ में यही होता है कि ठीक है अब लाइफ सेटल है, अब तो भेल में मैं इंजीनियर हूं, अब क्या करना है। क्या ऐसा मोमेंट था, कौन सा ऐसा वक्त था जब आपको यह लगा कि नहीं अब मुझे यूपीएससी के लिए जाना चाहिए और मुझे शायद जॉब छोड़नी चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए?
जी सर, बिल्कुल। 10वीं क्लास के ही आसपास एक दिमाग में पीछे रहता था बैकग्राउंड में कि कुछ कलेक्टर और यूपीएससी, कुछ सीरियसनेस नहीं थी लेकिन इच्छा तो थी। फिर मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी समझा मैंने। तो मैंने गेट की परीक्षा दी 2017 में, उसके थ्रू बीएचईएल में नौकरी की। नौकरी के दूसरे साल में 2019 के जनवरी में मुझे ऐसा लगने लगा था कि एक इंजीनियरिंग की नौकरी मेरे टेस्ट से, मेरी पर्सनालिटी से उस तरह मैच नहीं करती। मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों से बातचीत करना, उनकी तकलीफ़ें सुनना, अपना कुछ बताना बहुत अच्छा लगता है। और बीएचईएल में ही मैं लेबर्स को देखती थी और महिलाओं को देखती थी और सोचती थी कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। तो मुझे जवाब मिला कि सिविल सर्विसेज वो मौका देगा। अभी मेरी उम्र कम है, मेरे पास अटेम्प्ट्स हैं, मेरे परिवार का सपोर्ट है, तो नौकरी छोड़ दे रहा। और फिर धीरे धीरे वो विश्वास एकदम पक्का हो गया जब पहला प्रीलिम्स नहीं निकला कि छोड़कर ही होगा। ठीक है, लेकिन जागृति, आपने कहा कि आपकी डेडिकेशन थी, फिर आप लगातार फोकस होकर पढ़ रही थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपकी तैयारी में वो चीज़ें मदद करती हैं। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो, जब आप सिर्फ तैयारी कर रहे होते हो, तो आपके आसपास का परिवेश, घर का माहौल, घर वाले जो आपके बहुत से वेल विशर्स हैं, ये तमाम लोग शायद कहीं ना कहीं ये कंपाइल आपको सपोर्ट करते हैं। तो मैं इस सफलता का श्रेय आप किसको देंगी, ये जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को नौकरी छोड़ने से ले करके जब भी कभी हाई लोस जो भी आए, हमेशा साथ खड़े रहे कि बस लड़ो, देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, एक मोटिवेशन देते रहे। मेरे भाई ने बहुत हेल्प किया कि पेपर्स प्रिंट करना, एमसीक्यूज करेक्ट कर देना, कभी स्कैन करके अपलोड करनी होती थी कॉपीज़, क्योंकि ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा था। तो उस सब में तो एक ओवरऑल मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिली। मेरे पूरी फैमिली, पूरे रिश्तेदार मुझे यही बोलते थे, कभी मैं निराश होती थी तो बस यही कि ज़रूर होगा, ना होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस लगे रहो, देखो कितना अच्छे से अच्छा होगा, बस अब तो ये देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपने टीचर्स को आज याद कर रही हूँ। जो कुछ भी हूँ, जितना भी मुझे एकेडमिकली बढ़ने में मदद की मेरे टीचर्स ने किया, अपने बच्चे की तरह ही मुझे पढ़ाया बढ़ाया। तो इन सभी को मेरा श्रेय है। और लेकिन जागृति, एक और चीज़ जो मुझे पता चली आपकी इस पूरी जर्नी में, और वो वाकई वो मुझे खास तौर पर पर्सनली बहुत टच कर गई। मुझे ये पता चला कि शायद आपका फोकस बना रहे, आप कामयाब हो सके, इसके लिए आपकी जो मदर है, माता जी मधुलता अवस्थी, उन्होंने शायद 2015 में अपनी जॉब छोड़ दी थी, ऐसा है क्या? जी सर, 2016 में उन्होंने नौकरी छोड़ी। वो एक स्पोर्ट्स टीचर थी। तो कभी कभी गिल्टी भी लगता है कि हमारे करियर के लिए अपना करियर सैक्रिफाइस करना पड़ा उन्हें। तो उन्होंने तो बहुत सैक्रिफाइस किया है, पहले मेरे लिए, फिर मेरे भाई ने नीट की तैयारी की उसके लिए। तो अपनी मम्मी की तो बहुत ही मतलब कृतज्ञता है उनके प्रति मेरी, वापस हो पाया, बहुत खुश हूँ। गिल्ट तो है, हाँ सर, सूद समेत तो वापस हो गया, पर ये तो है कि जो उनका खुद का करियर है वो उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो ये तो एक रहेगा मुझे कि नहीं, अगर आपकी मम्मी होती साथ में ना, तो मैं उनसे जरूर पूछता कि बेटी को अभी भी गिल्ट है, तो क्या बेटी की कामयाबी के बाद आपको भी इस बात का अफसोस है कि आपने ऐसा छोड़ा? लेकिन इसके साथ साथ जागृति, एक और अहम बात यह है कि ये जो आप अभी अपनी पूरी जर्नी, आपने सेकंड रैंक हासिल किया ऑल इंडिया में, कोई टफ मोमेंट जरूर आया होगा। आपने कहा भी कि जब मैं निराश होती थी तो इस तरीके से कहा गया। सबसे टफ मोमेंट और सबसे मुश्किल वक्त कौन था इस पूरी जर्नी में आपका? सर, सबसे टफ मोमेंट था मेरे लिए प्रीलिम्स के पहले, वो एक पहली बार में ना निकाल पाने का एक जो मेमोरीज थी। और मेरे मॉक्स जब मैंने शुरुआत में दिए, अक्टूबर में प्रीलिम्स था, मैं अगस्त से मैंने फुल लेंथ मॉक लगाना शुरू किए। तो 90 मार्क्स आ रहे थे, कहीं 95 आ रहे थे, तो वो कट ऑफ से नीचे की तरफ ही थे। तो वापस से लगने लगता था कि अरे नौकरी छोड़ के गलती तो नहीं कर दी, कहीं अभी भी कुछ कमी रह गई है क्या? आपको बहुत लड़ना पड़ा, लेकिन जल्दी से जागृति, समय की कमी की वजह से मैं जल्दी 2 पॉइंट आपसे और समझना चाह रहा हूँ, बहुत जल्दी। एक पॉइंट तो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब आपकी जो है ऑल इंडिया सेकंड रैंक है, महिलाओं में नंबर 1 रैंक है, क्या सोच रही हैं आगे, क्या करना चाह रही हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना चाह रही हैं? मेरी तो रुचि है कि मैं रूरल डेवलपमेंट में कुछ करूं, रूरल महिलाओं के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ योगदान दूं, और जो भी क्षेत्र मिलेगा वहां पर जाकर के एक कॉम्पिटेंट और अकाउंटेबल व्यक्ति की तरह सामने आऊं।
ओके, ठीक है। लेकिन जागृति, आखिर में जो तमाम एस्पिरेंट्स हैं और यूपीएससी 2020 इसमें आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की, वो आपको सुनना चाहेंगे, आपसे टिप्स जरूर चाहेंगे। वो जो भी इंटरव्यू आपका देखेगा ये, वो चाहेगा कि कुछ टिप्स मिल जाए जागृति से। क्या देंगी आप? सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। सोर्सेस लिमिटेड रखिए, बार बार उन्हें रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में जो कमी रह जाए उसे सुधारिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी रखिए, डेली पढ़िए और खुद पर बिलीफ रखिए, जरूर होगा। वेरी गुड, ठीक है जागृति, भविष्य के लिए आपको अनंत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़िए और देश के लिए जो आप करने का जज्बा रखती हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके बारे में हम और सुनते पढ़ते रहेंगे और खूब अच्छा काम कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।